चलो बोलो, लास्ट कहाँ तक? सबसे पहले टाइप ऑफ ऑडिट पे गए थे ना लास्ट क्लास, और वो जरूरी था। तो टोटल जो लास्ट क्लास कर रहे थे टाइप ऑफ ऑडिट, बोलो। टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट बोलने से बाय डिफॉल्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट बोलने से बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑडिट? कंप्लीट या पार्शियल? स्टैट्यूटरी में भी कौन सा? कम स्टैट्यूटरी में भी कौन सा? कंपनी एक्ट वाला। स्टैट्यूटरी मतलब, और स्टैट्यूटरी बोलने से ही कौन सा? कॉमर्शियल, सॉरी, कंप्लीट ऑडिट। स्टैट्यूटरी बोलने से ही कौन सा? कंप्लीट ऑडिट। और स्टैट्यूटरी बोलने से एक्सटर्नल या इंटरनल? स्टैट्यूटरी बोलने से कंप्लीट, कंप्लीट भी हुआ तो एक्सटर्नल ना इंटरनल? एक्सटर्नल। स्टैट्यूटरी करता कौन है? एक्सटर्नल। तो एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से उसने आपको डिवाइड किया, एक ही चीज को। हर एक का उल्टा है। तो तुमने देखा कंप्लीट का उल्टा पार्शियल, स्टैट्यूटरी का मत उल्टा, स्टैट्यूटरी यानी कंपल्सरी लीगल हो गया, तो फिर बाकी क्या हो गया? ऑप्शनल यानी वॉलंटरी, ऑप्शनल यानी वॉट? वॉलंटरी। स्टैट्यूटरी बोलने से वो बंदा एक्सटर्नल है, तो फिर अंदर वाला कौन हो गया? इंटरनल। तो ऑडिट जब बात होती है तो उससे बहुत अलग अलग, एक टेक्निक को लेके भी था कि कौन से टेक्निक से उसे कर रहे हो। बाकी कभी कभी वही समय को लेके भी था। फाइनल क्योंकि उल्टा है, कभी कभी लिमिटेड भी, कंटिन्यूअस लगातार, बीच बीच में भी। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रहता है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन देना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, लॉ की मजबूरी खुद से कर रहे हो, टोटल करना है ऑब्वियसली लॉ वाला जो भी होगा, कंपनी एक्ट का तो टोटल ही है। हाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यदि टैक्स ऑडिट है तो वो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन से ही मतलब रखेगा। तो ऑडिट का क्लासिफिकेशन आगे बहुत बार थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चले आप ऑडिट में लास्ट में एक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक्सटर्नल, स्टैट्यूटरी, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट खुद भी चाहता है। तो एक क्वेश्चन डिफरेंस ज्यादातर पूछ दिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंटरनल ऑडिट एंड व्हाट स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल बोलने से क्या समझा था? कंपनी वाला खुद से। पढ़ेंगे आगे जाके कंपनी ऑडिट जब बात आएगी, या इंटरनल कंट्रोल, तो थोड़ा सा लॉ की मजबूरी भी वहां डाल दिया गया है कि कौन कौन लोगों को इंटरनल ऑडिट जरूरी। अब आजा कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी। इंटरनल का कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सटर्नल का क्या है? इंटरनल ऑडिट किस चीज के लिए जरूरी? एक वर्ड बताए थे, इंटरनल कंट्रोल, ये बड़ा वर्ड था। इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही कौन आता है? इंटरनल ऑडिट भी आता है, और एक आता है इंटरनल चेक। कैसे खुद को कंट्रोल करोगे जब सारा सिस्टम सही से रहे? कंडक्टिंग एन ऑडिट
इंटरनल ऑडिट नॉर्मली क्या है, कंटिन्यूअस है, बट स्टैट्यूटरी क्या होता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब खत्म हुआ तब चालू हुआ। ऑडिटर इंटरनल का कौन होगा, कौन अपॉइंट करेगा? तो इंटरनल का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करता है, बट स्टैट्यूटरी का शेयर होल्डर्स करेगा, मालिक। चिराग जी बहुत पूजा पाठ कर लिए हो। क्वालिफिकेशन, इंटरनल के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बोला भाई, बट एक्सटर्नल के लिए क्या जरूरी, जो लॉ बोला है। स्टेटस, ऑडिटर का स्टेटस क्या, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का स्टाफ माना जाता है, कंपनी का वो क्या है, एम्प्लॉई है। बट एक्सटर्नल ऑडिटर एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। स्कोप ऑफ वर्क मतलब स्कोप ऑफ वर्क का मतलब क्या, स्कोप मतलब कवरेज, क्या क्या चीज काम करना पड़ेगा उस ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, other activities of organization. Statutory audit check the books of account and related evidential document. So scope बोला इंटरनल का जो है वो क्या है, वेग है। वेग मतलब अंग्रेजी पढ़ा तो भाई बोलता नहीं कि सब वेग बेकार वाला कहानी। वेग को एक तरह से जनरली क्या बोलते, बेकार, काहे करवा रहा है, छोड़ दो भाई। तो ऐसा नहीं कि स्टैट्यूटरी बढ़िया है, उसका क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड बोले तो सारा पॉसिबल था देखना एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी में, तो वो लिमिटेड ही देख पाते हैं, भले ही कंक्लूजन करीब करीब अप्रोप्रिएट रहता है, लेकिन सारा देखा नहीं गया है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा वही हटाएगा। लाइफ में कहानी वही, जो तुमको लाया वही तुम्हें क्या करेगा, हटाएगा। रेमुनरेशन, अब इंटरनल ऑडिटर यदि कंपनी का स्टाफ ही है तो सैलरी वैलरी तो कंपनी सेट करेगी, मैनेजमेंट। और एक और वर्ड जो लाया वही पैसा देगा, या वही रेमुनरेशन को क्या करेगा, सेट करेगा कि कितना फीस मिलेगा भाई तुमको ये काम का। और यदि स्टाफ हो तब तो ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, तो इंटरनल का रेमुनरेशन मैनेजमेंट सेट करेगा और एक्सटर्नल का रेमुनरेशन रिपोर्ट, जो ओपिनियन है किसको देना है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो तो एक तरह से कमजोरी, उन सब कुछ चीजों को सुधारना, ये सब सारा रिपोर्ट बोलोगे तो गिव सजेशन रिपोर्ट में खाली यहाँ है कि क्या डिस्कस किया है। तो इंटरनल ऑडिटर सजेशन देता है कि वीकनेस ये है और उसको सुधारो, बट उसको कोई रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर का तो मेन पार्ट ही रिपोर्ट है भाई, और वो जो उसको अपॉइंट करेगा उसी को एड्रेस करेगा। इसलिए देखा था कि ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस किसको किए गए थे, शेयर होल्डर को। ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस टू द मेंबर, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, ले दे के जो तुमको अपॉइंट करेगा वही तुम्हारा सैलरी ठीक करेगा, वही तुम्हें हटा सकता है, उसी को तुमको बताना है भी। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, क्या पढ़ रहा था, इंटरनल ऑडिट एंड
इंटरनल कंपल्सरी था, नॉर्मली नहीं। कौन अपॉइंट किया उसे? तो सैलरी भी वही सेट करेगा, हटाएगा भी वही, रिपोर्ट भी करेगा उसी को, बट नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करता नहीं है। हाँ, कहाँ कहाँ कमी है, वीकनेस है, तो सुधारने के बारे में क्या है, बोल देता है। चलिए, तो ये टॉपिक आपने खत्म किया, लेकिन ऑडिट के अलावा एक और वर्ड इस चैप्टर में जिक्र हुआ था, कौन सा? ऑडिट के साथ साथ चेक करने को लेके, एक तो ऑडिट, दूसरा और एक चेकिंग का तरीका का नाम बताओ। इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चंस बहुत सारे उसी से रिलेटेड दादा, क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत सारे उसी से रिलेटेड है। केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस को यदि हटा दूं, वो तो ओल्ड में ही है, न्यू में तो वैसे भी कम है। देख ही सकते हो कि अभी एक डिफरेंस क्या बोला, न्यू एंड ओल्ड दोनों दिए थे, ऑनेस्ट का अलग और व्हाट, तो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी आजाद होना चाहिए वो अपना ऑडिट और रिपोर्ट करने के लिए। चलिए, टाइप ऑफ ऑडिट ये सब देखे, अब आ जाओ अगला और आखिरी टुकड़ा है, थोड़ा सा इसके बाद ही। SA पूरा नाम, कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है, किसी काम को सिस्टमेटिकली कैसे करना है, उसका एक रिटन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट दो ना, नहीं तो इंसान तो अपनी मर्जी से फिर क्या करेगा, कुछ भी करेगा भाई। तो कोई भी काम को एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में डालना, किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में डालने के लिए सबसे पहले तो उसका एक नंबरिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? नंबरिंग किया जाता है, क्योंकि कल की तारीख में जब बातचीत की भाषा हो तो सामने वाले को भी बोलने वक्त सुविधा हो और समझते वक्त भी सुविधा हो कि भाई देख 324 में बोला, इसमें बोला। तो जो भी, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ऑडिट करने के लिए इंसान क्या करेगा, ऑडिटिंग कुछ प्रोसीड्योर या प्रैक्टिस अपनाएगा, तो वो जो ऑडिटिंग प्रैक्टिस और प्रोसीड्योर जो अपनाएगा, उसको एक नंबरिंग क्या है, दे देने को ही, जब आपने उसे एक नंबर दे दिया तो आप उस नंबर को ही क्या बोलने लगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे कि देख, पहला ही पॉइंट था ऑडिटिंग प्रोसीड्योर को क्या करने का, कोडिफिकेशन, मतलब एक एक कोड दे, ये ये अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ऐसे है, कभी कभी होता है दिखता कैसा है, और ऐसे की तरह ही आप अपने स्टडी में और क्या पढ़े हो, ऐसे की तरह और कुछ बोलो, ऑडिट के अलावा भी एएस, एएस क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या होता है वो, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक एक हिस्से का अकाउंटिंग क्या और कैसे करना है,
उसका जिक्र है ना। क्या अकाउंटिंग एक ही तरीके से होता है और किसमें क्या एप्लीकेबल होगा वो भी कंफ्यूजन है। तो जिंदगी में किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे सिंपल रास्ता या रास्ता कौन सा अपनाया जाता है? उससे रिलेटेड चीजों को प्रॉपरली एक जगह क्या करने को लिख देना। उससे रिलेटेड एक जगह एक चीजों को प्रॉपरली क्या है लिख देने को ही क्या बोला गया। तो मान लो कॉमर्स की स्टडी में आपको भी मालूम है कि किसी चीज को एक जगह लिखने का सबसे ज्यादा बड़ा नाम कौन सा दिखता है? सबसे ज्यादा बड़ा नाम एक्ट। कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिया जाता है और वहां सारे क्या किए जाते हैं रूल्स लिख दिए जाते हैं। इसकी वैलिडिटी ज्यादा है। कैसे? संसद से पास हुआ है। इसकी वैलिडिटी वैलिडिटी मतलब एक्सेप्टेंस बोल सकता है या जो भी। कोई इसको ये नहीं कर सकता कि नहीं मानेंगे। कौन सा बिल आज डिस्कशन चल रहा पार्लियामेंट में? नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इस पे डिस्कशन चल रहा है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वुमेन रिजर्वेशन बिल, एम्पावरमेंट वाला। तो कल लोकसभा से पास हुआ और आज राज्यसभा में पेश हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है। कौन अपर कौन लोअर? लोकसभा एंड लोअर, राज्यसभा अपर। बट ये जो दोनों सदन है कौन तुम किसके लिए चुनता है? तो राज्यसभा वाला लोग कैसे पहुंचा? लोकसभा के लिए तो हम लोगों ने चुना। राज्यसभा वाला जो वो 200-250 जो लोग भी हैं वो कैसे वहां पहुंचे? क्योंकि जयशंकर जी राज्यसभा से मेंबर हैं। बहुत लोग राज्यसभा के मेंबर हैं। निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर्स हैं बट राज्यसभा के मेंबर होते हुए तो राज्यसभा में पहुंचे कैसे वो लोग? सारे विधानसभा वालों ने चुन के भेजा है। कौन? विधानसभा। और विधानसभा को किसने चुना? तुमने चुना, हम लोगों ने चुना। तो इंडिया में जितने विधानसभा है सबका एक एक सीट का परसेंटेज प्रोपोर्शन है। वो चुन के भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो इनडायरेक्टली चुन हम ही रहे लेकिन तरीका थोड़ा क्या रहा अलग रहा। और लोकसभा की अवधि कितनी? 5 साल। तो राज्यसभा की 6 साल। राज्यसभा की अवधि और उसमें से 10 जो मेंबर है राज्यसभा के वो भारत सरकार नॉमिनेट करती है। मतलब कि चुन के विधानसभा वाला भेजे भेजे बट 10 तो सरकार के पास पावर है कि वो किसी को क्या करे नॉमिनेट करे। कभी सचिन तेंदुलकर थे राज्यसभा में। ये लोगों को सरकार द्वारा क्या किया गया था नॉमिनेट किया गया था सरकार के खुद के पावर के तहत। 10 लोग उसके क्या रहे। तो राज्यसभा लोकसभा तो वो जो रूल्स रेगुलेशन लिखा गया ये सबसे बड़ा पावर रखता है।
लेकिन तुमको भी मालूम है सरकार के जो पब्लिक सरकारी कहानी है, डिपार्टमेंट तो सरकार हो गई खुद, मंत्रालय, रेलवे, लॉ मिनिस्ट्री, सब अलग अलग। लेकिन सरकार काम चलाने के लिए कभी कभी स्टैट्यूटरी बॉडी बना देती खुद रोज नहीं इन्वॉल्व होके किसी को पावर दे देती है सरकारी, बट सरकार रोजमर्रा के काम में दखलंदाजी नहीं करती है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन, इंडिया में दो चार एग्जांपल बोल दिए जी। हाँ मैं सुन रही हूँ। आरबीआई, आरबीआई क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी, आईसीआई, ये सब क्या हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडी। इनको पावर दे दिया गया, बोला गया भाई तू भी सिस्टम को संभालने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो वो जो स्टैट्यूटरी बॉडी था ना, जिसमें से एक स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम क्या लिए, तो इसको भी पावर मिला कि तू अपने काम से रिलेटेड चीजों का रूल्स क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो लिखवाए थे दो, अकाउंट्स के लिए और ऑडिट के लिए उसने दो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लिख दिए। अकाउंट्स के लिए जो लिखा उसको क्या बोला, और ऑडिट के जो लिखा उसको क्या बोला, उसी को क्या किया, उलट दिया। तो ध्यान रखना, जब बात आती है तो लिखा नहीं था पेज नंबर 21 में, नहीं लिखा था तो लिख ले, पेज नंबर 21 जगह है, 21 है तो 20 में। अब बेचारा क्या करे, पूजा पाठ चल रहा था, अगले का धंधा पानी है। रूल्स रेगुलेशन लॉ, यही सारी कहानी है भाई। लॉ में लिखा तो सेक्शन बोला, अकाउंटिंग में लिखा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला, ऑडिट में लिखा तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोला। और क्यों लिखा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जब सिखाना होगा तो क्या पढ़ा के सिखाएगी, कुछ तो लिखा हुआ क्या है होना चाहिए कि किसी काम को कैसे करोगे, क्या देखोगे, कुछ तो चाहिए रिटर्न। अकाउंटिंग में जब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है तो फिर कैसे करोगे, क्योंकि लाइफ समय के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और जब ये मैटर ऑफ स्टडी है तो फिर बताना पड़ेगा भाई। और यदि तुम्हें वो सारा पढ़ के ऐसे समझ में आएगा तो नेचुरल है कि तुम भी समझ गए काम को क्या है, कैसे करना है। तो जैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेक्शन समझ में नहीं आते बिकॉज आप उसे रेगुलर नहीं देख रहे हो, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर आप भी वहां पे अधूरे हो। ऑडिट के मामले में भी यही, और कहीं कहीं क्वेश्चंस में उस ऐसे का जिक्र होगा। क्यों जिक्र होगा, जैसे अकाउंट्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो तो S2 का जिक्र हुआ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है 9 हुआ, 10 है, फिक्स एसेट्स यानी PPE हुआ। तो जब उस टॉपिक का डिस्कशन होता है तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्कशन हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से ऑडिट जब पढ़ोगे ना, तो जब उस टॉपिक का जिक्र होगा तो पाओगे कि बगल में ऐसे का जिक्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन ठीक इसके ऊपर पड़ा था, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, क्या था, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। तो फिर वहां एक ऐसे का जिक्र हुआ था, ऐसे क्या, 200। तो एक तरह से बीच बीच में ऐसे जिक्र का मतलब समझ जाना।
कि यहां उसके बारे में क्या है, जिक्र है। और जब ऐसे में जिक्र है तो वही है, रूल्स में बोला है, तब तो चुपचाप उसको फॉलो क्या है, करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में ये देखा कि नंबर्स बाकी बीच में आते हैं, जैसे कि क्यों लिखा गया ऐसे, ऐसे क्यों लिखा गया भाई? तो कोडिफिकेशन ऑफ व्हाट, पहला लाइन क्या बोला, वो जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस है, जो काम किया जाता है, उसको कोड देना यानी नंबर देना, जिससे कि चीजें आसानी से पहचान में आए, समझाया जा सके। इंश्योर इफेक्टिव ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, ऑडिट कर रहे हो तो वो बहुत इफेक्टिव है। और जो लोग पहले के पढ़े लिखे वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसे लिखे। ऑडिटर को एक तरह से वो क्या काम कर रहा है, गाइडेंस, कि आप अपने काम को कैसे करोगे सिस्टमेटिक तरीके से। यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ, कि भाई सब एक ही तरह से दिखे। क्यों सब एक तरफ से दिखेगा, तभी कंपेयर किया जा सकता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कैंडल, वो जो अकाउंटिंग धोखाधड़ी, अकाउंट्स के नाम पे चीजों को छुपा करके फ्रॉड जो बड़े बड़े होते हैं, ऑडिटिंग में वही तो पकड़ने की काम थी, ट्रू एंड फेयर। और उसी के साथ साथ दूसरा वर्ड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। उसी ऑब्जेक्टिव की तरह तो मेरा ऑडिट चल रहा है। तो कुछ ऑडिट के बारे में एक हल्का सा डिस्कशन, एक कॉमन ऐसे 38 अब तक इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है? 38, मतलब। और दूसरा है कि अकाउंट्स में एस जो होता है ना, 1 2 3 4, वो क्या था ना कि जब जो पब्लिश हुआ एक एक करके बढ़ाते गए। लेकिन यहां ध्यान देना थोड़ा, यहां पहले से हर एक रिलेटेड चीज का एक ग्रुप बना लिया गया। क्या क्या क्या, जैसे कि पहला ग्रुप बनाया गया 100 से 199 के बीच, जिसमें डिस्कस है सिर्फ क्या, ऑडिटिंग मैटर्स, इससे रिलेटेड। और इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी मैटर्स ऑडिटिंग रिलेटेड। इसके अंदर कुछ भी ऐसे अभी इशू नहीं हुआ है। मतलब पहले से एक सीरियल नंबर क्या किया गया, सब 100 का है, बट एक 200 का हो गया। इसके अलावा यदि बात करोगे तो और भी है, 2000, 3000, 4000, बट वो एक बार के लिए हटा लो। अब ध्यान देना कि ये सारा ग्रुप का नाम है, इस बीच में कोई इशू नहीं हुआ है। 200 से 299 के बीच टोटल कितने इशू हुए हैं? 9। 300 से 499 के बीच 6। ऑडिट रिलेटेड इसी तरह से एक एक करके टोटल 38 ऐसे हमारे पास फिलहाल है, हम लोग का इशू किया हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे 32, बीच में 2 3 नहीं। तो यहां नंबरिंग 1 2 3 4 सीधे नहीं है। अब जैसे कि वही रहा, 200 से 299 में 9 कौन से हैं? 200 है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट agreeing to the terms of auditing engagement, quality control, audit documentation, अपने सीधा सीधा लिखा व्हाट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ग्रुप का हेडिंग है। वो नंबर है नीचे इशू किया हुआ, जो कि तुम्हें सब में कहीं ना कहीं उस टर्म्स की बात होगी तो उसका जिक्र हो जाएगा।
और जैसे सेक्शन के साथ आप आंसर लिखते हो तो बढ़िया मार्क्स मिलता है, ऐसे को यदि आइडेंटिफाई करा दिए तो बढ़िया मार्क्स मिलेगा। अब इसमें एक एक करके सबका नाम है भाई, कि ऑडिटर्स डॉक्यूमेंट कैसे वो रखेगा, क्या करना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, फ्रॉड होने पे उसकी जिम्मेदारी क्या, कंसिडरेशन of law and regulation in auditing financial statement, communication with those charged with the governance, communicating deficiency in internal control, joint audit of what, ये सिर्फ था जनरल प्रिंसिपल्स एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 300 से 499 में रिस्क असेसमेंट को लेके था कि रिस्क रिलेटेड चीजों को कैसे देखोगे। 500 से 599 में किसको लेके, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट का मतलब ही बताए थे, एविडेंस को क्रॉस चेक करना। फिर आगे चलते हो तो फिर अगला पार्ट क्या है, ऑडिटर के पास समय कम है तो कैसे किसी दूसरे के काम को कंसीडर करके रिपोर्ट देंगे, अलग अलग है। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, पिछले साल का, यूजिंग द वर्क ऑफ व्हाट इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ एन व्हाट ऑडिटर्स एक्सपर्ट, क्योंकि आप सलाह लेके अपना रिपोर्ट बाद में देने वाले हो। 7 से 79 में रिपोर्ट को लेकर के बात है, और 800 से 899 में कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया। इसी तरह का ये जो 800 899 में 3, 700 से 799 में 6, इसी को लिखने की कोशिश किया हूं क्या, कि किसके अंदर कितने ऐसे हैं, समझे। चलो लिख लो। 7 इंट्रोडक्टरी मैटर, जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom, ऑडिटर, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, अलग अलग उसमें भी टुकड़े, ऑडिट एविडेंस, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड एरिया। ऐसे समय के साथ साथ जब मिले थोड़ा पढ़ लिया करना। अब आ जाए एक लास्ट टॉपिक के स्टडी में जाने से पहले, पीयर रिव्यू। पीयर मतलब साथी, पीयर मतलब साथी, जोड़ीदार। ऑडिटर ऑडिट करता है, कभी कभी जो ऑडिटर ऑडिट किया ना उसका भी ऑडिट होता है। किसका ऑडिट, ऑडिट का ऑडिट। ऑडिट के ऑडिट को क्या बोल सकता है, पीयर रिव्यू। यानी ऑडिटर का जो साथी है ना, वो काम सही से किया या नहीं किया, उसको देखने के लिए भी एक और को क्या है, साथी को बुला लिया जाता है। और यहाँ गलत इंटेंशन के कारण नहीं, सही इंटेंशन भी है कि देखा जाए कौन बढ़िया काम करता है अगला बार से, या फिर कोई नया टेक्निक वेक्निक निकल के आ जाए। तो क्या लिखा, peer review is the evaluation of work by one or more of the people of similar competence to the what producer of the work or what peer. So it constitutes a form of what self-regulation by qualified members। खुद ही देखते भाई, देख तो कि मैंने अपना काम सही से किया या नहीं किया।
तो पीयर रिव्यू क्यों किया जाता है? टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, improve परफॉर्मेंस एंड what? प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी। हम लोग के यहाँ इलेक्शन में एक वीवीपैट है। वीवीपैट क्या था? ऐसे तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट देते हो, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का संदेह कि ये सब हैक प्रोग्राम चेंज किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को बार बार ये कहना है कि आप अब कागज पे वोट कराओ, पेपर वोट, उस बैलेट पे। इलेक्शन कमीशन बोला ना बाबा, अब तो हम जिंदगी में नहीं कराएंगे। बोला 4-4 दिन तक फिर काउंटिंग ही हम क्या है करते रह जाएंगे। और पहले काउंटिंग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक क्या था। तो बोला हम अब नहीं कराएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अब लोगों का शक को दूर करना भी क्या है जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट छोड़, कभी कभी वो भी खुद से बोली कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक तो मशीन में जा ही रहा है, साथ ही साथ एक मशीन से जुड़ा कि जिसपे वो वोट दिया उसी का प्रिंट होके उसके अंदर क्या होगा, गिर जाएगा उस बैलेट पेपर भी। और देखे होगे कि तुम्हें कभी कहा था कि जब आप वोट दो तो आप खुद भी श्योर हो जाओ कि मशीन से वो जो कागज निकला वो कौन सा निकला, हम जिसपे सिंबल मारा वही निकला है। कभी कभी हाँ, वो मतलब हाथ में नहीं आता है, वो बॉक्स में ही गिर जाता है, लेकिन वहां पे एक ग्लास बना रहता है, उस ग्लास से तुमको ऊपर से क्या होता है दिखता है, और फिर वो कट होके जैसे फिर नीचे क्या होता है गिर जाता है। तो वीवीपैट और लास्ट में जब वोट काउंटिंग होगा तो उन बंदों को एजेंट को दिखाया जाता है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक में कितना आया, 326 पार्टी ए, 200 पार्टी बी, 100 पार्टी सी, 40 नोटा। तो फिर वो कागज भी काउंट करके दिखाते हैं कि देखो जितना मशीन दिखाया उतना ही इस बक्से में भी क्या है निकला। तो फिर इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या है सही है। तो ये एक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन खुद ही क्या किया। चलो बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था, उसके पहले वो खुद भी ऐसा चेक करती थी कि खुद भी तो देख ले भाई सही से मेरा काम हो रहा है। बिकॉज बहुतों का आरोप है कि भाई जब काउंट करने के लिए उसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है तो फिर डेटा उसी समय हो सकता है क्या हो जाए मैनिपुलेट हो जाए, गिरा था ए पे चला जाए बी पे, सब अपना सिस्टम में फीडिंग में डाल दिया। तो या कुछ लोग पहले मजाक करते थे कि भाई तू जहां भी प्रेस करेगा जाएगा उसी में। बोला ही का मतलब है भाई, कुछ आरोप लगाते थे। तो इसीलिए वो वीवीपैट की कहानी से वो क्रॉस चेक करना चाहा। तो पीयर रिव्यू का हाल भी वही, साथ ही तुम्हारा रिव्यू कर रहा है कि तुम सही से कर रहे या नहीं कर रहा है। तो इसको एक सिंपल भाषा में हमने एक लाइन दिया क्या, ऑडिट का ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, जनरल पार्ट पढ़ लोगे। ये था अप टू फर्स्ट पार्ट। क्या पढ़ा अब तक? पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑडिट में ऑडिट का डेफिनेशन, लेकिन बहुत सारे चैप्टर का कनेक्शन यहीं पे टच कर लिया। एक तो रिपोर्ट सर्टिफिकेट भी बताए, इंटरनल ऑडिट भी आगे का एक कहानी देखा, क्योंकि आगे अब यही सब चीज तुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। देखा कि ऑडिटर कौन, करता क्या है, किसको रिपोर्ट करता है, लिखता क्या है, देखता क्या है। अब थोड़ा सा आगे चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा स्पेसिफिक बात होगी, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही क्या मतलब ऑडिट के बारे में जानकारी छोटी सी। अब ऑडिट के बारे में जानकारी, लेकिन वही है सब कुछ तो उसी के अंदर आ गया भाई। सब कुछ क्या आ गया
उसी के अंदर आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टॉपिक बेस्ड, और वो है केस रिलेटेड स्टडी। थोड़ा सा ये हम कराएंगे नहीं, खाली तुम लोग करेगा, पहले ज्ञान सुन लो। ज्ञान 2 मिनट में सुन लो। जिंदगी में फ्रॉड, बड़े बड़े अकाउंटिंग दिखे कैसे? आजकल चोरी चमारी काहे करना, वो तो छोटा मोटा पार्ट है भाई। कागज और पेन से बड़ा बड़ा चोरी होने लगा है। तो जब कागज और पेन से बड़ा बड़ा चोरी होने लगा है, लोग चोरी कर रहे हैं, भ्रम में जो भी है, तो चोरी वोरी होने के बाद जो बड़े बड़े घोटाले हुए ना, कंपनी पे सीधे आरोप तो पहले लगा, मैनेजमेंट और कंपनी, लेकिन दूसरा आरोप किस पे लगा? ऑडिटर पे। क्योंकि अचानक से एक दिन में नहीं हुआ जो भी हुआ था, वो 2 5 10 साल से वो चलते चलते आया, फिर एक दिन वो बस्ट हुआ। तो दूसरा सबसे बड़ा आरोप यदि लगा तो वो है ऑडिटर पे। और जब ऑडिटर पे आरोप लगा तो उसको कोर्ट उठा के ले गया गया। कि कोर्ट में जब मामला चला तो बोला भैया ये भी जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी तो उस समय, या ऑडिटर कभी कोर्ट खुद भी जब लाया गया तो ऑडिटर अपने जो आर्गुमेंट वहां दिए, तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट निकल के आए जिसमें ऑडिटर की एक एक हरकतों पे डिस्कशन हुआ। और उसी को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी। तो जो अभी अभी ऐसे तो ये अभी पहले चैप्टर में आप हो, तो पहले चैप्टर में तो बहुत कुछ अभी पूरा हुआ नहीं है। ये जो नीचे के सारे क्वेश्चन है ना, ये बेटर समझ में आएगा जब सारा चैप्टर पढ़ लोगे, तब बेटर। इसलिए अभी इसके बारे में बोलना बेवकूफी है। आगे जाके ये सारा स्टेटमेंट समझ में आएगा। बट क्वेश्चन का रूप देख क्या लिखा है? ऑडिट अकाउंटिंग इज ए नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। ये स्टेटमेंट किसी ने दिया, तो कोई बोला कमेंट करो कि क्या ये सही है या गलत है। और कंक्लूजन ऑब्वियसली एक ही होगा मोस्टली। अब नेसेसिटी, लग्जरी, तो किसी ने कहा ना भाई गलत है ये। ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है भाई, वो भी तो एक तो काम का पार्ट रहा, कोई विलासिता तो नहीं है। अब इसके अंदर वही सारा सपोर्ट वाला कहानी, आर्गुमेंट, अगेंस्ट, फेवर, क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो दो बात, तो फेवर में और एक अगेंस्ट में। फिर देखिए एक और क्वेश्चन क्या है? अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। किताब कॉपी जो बुक कीपिंग है जहां खत्म हुआ, वहां से अकाउंटेंसी चालू हुआ, अकाउंटिंग। और जहां अकाउंटेंट का काम खत्म हुआ, वहां से ऑडिटर का काम चालू हो गया। एक सीक्वेंस नॉर्मली तो सही है, लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट में तो साथ साथ ही होता है। बट कंक्लूजन लास्ट में आएगा। ऑडिटिंग इज ए डायनामिक सोशल साइंस। पहले साइंस यानी विज्ञान, सोशल यानी सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान मतलब लोगों से रिलेटेड स्टडी, डायनामिक यानी चेंजिंग। तो बोला जो ऑडिट है वो क्या सोशल साइंस का चेंजिंग वाला हिसाब, ये क्या हमेशा चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली समय के साथ साथ परिस्थितियां क्या है, तो ऑडिटिंग के तरीके, बहुत सारी चीजें भी क्या हो गई, बदल गई हैं। पहले लोग बेईमानी करने से पहले सोचते थे, आजकल बोलते हैं कि वो जन्म सिद्ध अधिकार है कि करेंगे ही, और नहीं किया तो बोलते हैं, उल्टा उसी को गाली देते हैं कि ईमानदारी काहे को।
तो कहानी वही है कि लोग बोलते हैं यार जो चोरी नहीं किया उसको बोला जाता है मूर्ख इंसान है, और जो चोरी किया लोग आजकल बोलते हैं स्मार्ट है। यानी समय ने परिभाषा भी क्या की, बदल दी है। सही गलत बात की कहानी रही भाई। ऑडिटिंग में भी डिफाइंड एज ए व्हाट, अकाउंटिंग का कंट्रोल बहुत हद तक, बट उससे थोड़ा बढ़ के भी है। फिर आप देखिए स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चन केस पे, वो तो एक स्टेटमेंट था। ऑडिटर इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कंडक्ट। प्रॉपर्टी का मतलब सामान नहीं, यहां प्रॉपर्टी का मतलब किसी चीज को सही तरीके से क्या करना, चलाना। प्रोप्राइटरी से ही वर्ड कि भाई एक बिजनेस सही से चला, उसकी सारी जानकारी ऑडिटर के पास तो है, अच्छा बुरा। लेकिन उसी के दो अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं, देख भाषा वही, क्या लिखा है, ऑडिटर का काम ये नहीं है कि तुमको सलाह दे कैसे धंधा चलाओगे। उसका काम क्या था बता, ओपिनियन देना। सब कुछ जो है सामने जो दिख रहा है वो सही है या नहीं है, क्या है। ओपिनियन 4 तरह का होता था, 5 तरह का, बोल पहला क्या था। ओपिनियन यानी रिपोर्ट था ना, रिपोर्ट का 4-5 वैरायटी बताए थे। पहला क्लीन रिपोर्ट, पहला क्या था, क्लीन साफ सुथरा। दूसरा क्वालिफाइड, दूसरा क्या था, क्वालिफाइड, कुछ कंडीशन चेंज करके जो भी है। तीसरा एडवर्स, तीसरा क्या था, चौथा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। रिपोर्ट में, ऑडिटिंग रिपोर्ट में था टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ, तो एक था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, भाई हम इस पे कोई विचार ही दे नहीं पाएंगे। कौन सा पेज में मिला कि नहीं मिला, अभी भी अभी भी नहीं मिला। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट में पेज नंबर तुम्हारा 130 के पहले 128, क्लीन एंड अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, पीस में पहले ही बोले थे, पहला दिन ही बताए थे, टाइप ऑफ रिपोर्ट। चल, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट बोला, हमारा काम है रिपोर्ट देना, सलाह देना नहीं है। तो ध्यान दे, ये जो था एक फेमस केस लॉ है, लंदन एंड जनरल बैंक। अब कंपनी पे आरोप लगा, कंपनी सही से नहीं चली, तो ऑडिटर को भी पकड़ लाया, ये कहीं नहीं बोला था। तो ऑडिटर बोला हमारा काम ये था क्या भाई। तो इस केस पे जो भी लॉर्ड थे, कौन, एक तो लॉर्ड नाम है लिंडले लॉर्ड, उन्होंने कुछ कमेंट वमेंट किया, उसी पे ज्ञान है। फिर कौन है एक तो स्टेटमेंट, इंश्योरर किसको बोलते हैं, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के नुकसान हो जाए तो हम भरपाई करेंगे। ऑडिटर बोला हम भरपाई करेगा, हम ऑडिट करेगा ना कि नुकसान का भरपाई करेंगे भाई। तो ऑडिटर को ये नहीं बोला जा सकता कि तुम नुकसान का क्या करो, भरपाई करो। तो ऑडिटर इंश्योरर नहीं है। फिर क्या एक लाइन है, तो पढ़ा था ना, बुक कीपिंग खत्म हुआ तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग खत्म हुआ तो ऑडिटिंग,
तो एक क्वेश्चन है कि बोला बताओ कि भाई ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में रिश्ता क्या है, दोनों क्लोज है बट उनका नेचर, तो फिर एक तो बोलता फादर एंड सन, ये बाप बेटा बेटा है। अब वो लाइन अलग अलग निकाल के लाया लोग, बोला ना भाई फादर एंड सन्स बोल के नहीं है। फिर एक तो देख क्या बोला, ऑब्वियसली ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं है, वो तो जो किया गया उसमें ओपिनियन देगा, नहीं तो कभी कभी ज्यादातर लोग गलतफहमी होती, ऑडिटर अकाउंटेंट ना भाई वो अकाउंट्स करने नहीं आते रहा। तुम बोला मेरा फाइनल अकाउंट बना दो, बोला हम ऑडिट करना है ना फाइनल अकाउंट बनाना दो, बोला तुम अपना सारा कुछ पहले से क्या करो, रेडी कर लो भाई, चेक कर लेंगे। फिर क्या बोला 28 नंबर क्वेश्चन, तो बोला अकाउंटिंग रूट नहीं है इसका जड़, मतलब ऑडिटिंग है, अकाउंट ऑडिटिंग हैज ए प्रिंसिपल रूट नॉट इन अकाउंटिंग विच इट रिव्यूज बट इन लॉजिक। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर देखा था क्या, क्वालिटी ऑफ, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर को देखते ही पढ़ते वक्त हम लोग को क्या लगा था कि वो क्या है, सुपरमैन है। ऑडिटर को क्या बना दिया गया था, सुपरमैन, मतलब जिसे लग रहा सब एकदम एक्सपर्ट बन रहा है बेचारा, सब कुछ का माहिर इंसान है, एकदम उसके नजरों के सामने से कुछ भी छुप नहीं सकता। तो बोला भाई कुछ आइडियाज, कुछ मेथड, कुछ लॉजिक जिसके आधार पे वो ऑडिट क्या है, और बार बार वो लंदन एंड जनरल बैंक का केस बार बार आएगा क्योंकि इस केस में बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट निकल के आए थे। कंपनी वो नहीं बाहर का ही है, अंग्रेजों के जमाने का। एक और कहानी है, तुमने ऑडिटर इज एन अकाउंटेंट नॉट एन अकाउंटेंट, ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, उसी तरह ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर। पढ़ेगा आगे, ऑडिटिंग के एक काम में वैल्यूएशन भी आता है, वाउचिंग एंड वैल्यूएशन। फिर एक क्वेश्चन राइज करता है कि क्या ऑडिटर एक वैल्यूअर है, भाई वैल्यूएशन करना उसका काम नहीं है, बस देखना है कि वैल्यूएशन सही से हुआ है या, अब सही से होना नहीं होना देखने से ठीक है उसको आता है, लेकिन वो वैल्यूअर नहीं है, वैल्यूअर एक अलग डिग्री है। फिर क्या है, ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मतलब हमेशा शक की नजर से सबको देखना। अब होता ना कि ब्लड गिरा है कहीं गड़बड़ है, उसको सूखते हुए चलो, तो ऑडिटर हमेशा ब्लड हाउंड नहीं है कि हमेशा कोई भी चीज देखे तो लगे गड़बड़ है। ऑडिटर एकदम एकदम डॉग की तरह, कुत्ते की तरह खड़ा है, देख रहा सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, खाली क्या कर रहा है, सर इधर से उधर हिला रहा है। ये नहीं कि सब जगह वो शक की नजर में क्या करे, देखते जाए उसे। चला 31, नहीं तो वो कुत्ता करते मारे ये देखा। चला नेक्स्ट था, it has been said that it is no part in an auditor's duty to take stock। वही कहानी वैल्यूअर की तरह, बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखता है ऑडिटर का काम नहीं है कि जा करके गिने देखे, क्रॉस चेक करेगा, बट जा करके स्टॉक काउंटिंग करना ये सब काम उसका नहीं है भाई। तो लिखा क्वेश्चन कि ऑडिटर का काम है जाए स्टॉक को गिने, ये करे वो करे, बोला ना भाई आप किए ही हो, हम देख लेते हैं कि आप सही से किए हो या नहीं किए हो।
100 जगह में से एक जगह का खाली प्रोसेस को क्या करेंगे, देख लेंगे। इसमें एक और दूसरा बढ़िया केस जो मिलेगा तेरे को, वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन वर्सेस एन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये सब आजादी के पहले वाला ही है। एक और है नीचे, थॉमस गेरार्ड एंड सन्स लिमिटेड, वेस्टमिनिस्टर्स लंदन, तो एक कॉटन मिल, किंगस्टन कॉटन मिल्स। तो कुछ केस लॉ का जिक्र जरूर करना यदि ऐसा क्वेश्चन है तो। जैसे कि एक क्वेश्चन में देख रहा था कि क्वेश्चन बस न्यू सिलेबस में तो चल ऐसे भी 2 साल ऑनलाइन ही गया, 20 और 21, 22 और 19 दो ही तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है। और उसमें यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यदि पूछेगा तो ऑनर्स में तो पूछा ही नहीं है पिछले 4 वर्षों में। जनरल में फिर भी एक जगह पूछा है, ऑडिटिंग इज ए व्हाट, डायनामिक सोशल साइंस, ऑडिटर इज ए व्हाट। तो फिर मैंने ये सब क्यों लिया, ये सब इसलिए लिया बिकॉज ओल्ड सिलेबस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, इसीलिए ये सारे केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या किए थे, लिए थे थोड़ा। तो ओल्ड में पहले आता था तो लगता है कि भाई उसमें से कहीं उठा दे, क्योंकि अभी तो 4 ही हुआ, साइकिल तो पूरा हुआ नहीं है, तो कहीं और से भी क्या करेगा, उठा ही सकता है भाई। और बुक्स तो तुम लोग खरीदने से रहा, तो इसीलिए थोड़ा सा इस, अबे इसका 5 गुना होता है बुक्स। चला तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर वुड बी ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ये तो हम लोग जानते थे। दैट इज ही मस्ट not certify what he does not believe to be true, and he must take reasonable care and still believes that what he certified is what true। पूरा सही है, जो चीज सही नहीं है सर्टिफाई करे नहीं उसको, और सही है बोलने के पहले वो रीजनेबल केयर और स्किल से उसको क्या करे, चेक करे। तो देखिए सभी क्वेश्चन एक स्टोरी बेस्ड कहानी की तरह है। आगे चला 33, ऑडिटर को अकाउंटेंट इंश्योरर वो देखा तो एक है नॉट एन एडवाइजर, तो देखा ही था वो कि वो सलाह देने वाला तो नहीं है भाई, ठीक है, ही इज नॉट एन एडवाइजर, लंदन जनरल बैंक, फिर उसी का रेफरेंस लेके। तो समझा ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन क्या था, मतलब कि एक ऑडिट के प्रोसेस से ऑडिटर का एक स्टैंड क्लियर किया जा रहा है। ऑडिटर कौन है भाई, करता क्या है, और बोला ना कि कुछ मामले में ऑडिटर को कोर्ट लेके चला आया था, लोग बेचारे पे उंगली उठा दिया गया था। तो कुछ चीजों का क्लैरिटी जरूरी था भाई, ऑडिटर कहां तक जिम्मेदार, और समय के साथ उसका रोल बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या हुई है, बढ़ गई है। और कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई है तो सरकार सब चीज को पूरा देख पाने की स्थिति में नहीं है भाई। तो सरकार ने ये जिम्मेदारी एक तरह से दे दी है किसको, एक ऑडिटर को, एक्सपोर्ट करो, ये करो, उससे सर्टिफिकेट लेके आओ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो लेके आओ। मतलब बहुत ऐसी जगह है जहां सरकार को लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर एक चीज को खुद से क्या करूं। ऐसे सरकार जब ये खुद देख लेती तो बात ही खत्म था, लेकिन सरकार के लिए संभव नहीं तो इसने ये जिम्मेदारी एक प्रोफेशनल को दे दी। पहले प्रोफेशनल थोड़ा कम लायबल होता था, बट आजकल लॉ में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जहां की उस पर सीधे सीधे जिम्मेदारी क्या है, डाल दी गई है। तो उस बंदे को भी मालूम है ना भाई, सर्टिफिकेट देने के पहले, लिखने के पहले पूरा का पूरा क्या हो जाओ, श्योर हो जाओ, पूरा का पूरा श्योर हो जाओ तभी लिख के दो, नहीं तो बोलता हम सर्टिफिकेट या साइन करके नहीं देंगे।
और उसी पे वो 5-6 रिपोर्ट देख रहे थे। आखिर बैजू में झगड़ा अभी किस बात का है? अभी तक करंट ईयर प्रीवियस ईयर का ही ऑडिट उसने फाइनल, 2022 का ही फाइनल नहीं हुआ। और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उसने लोगों से क्या किए हैं, ले लिए हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स को कंसर्न्स है कि भाई हिसाब किताब तो बता ही नहीं रहे उन लोग। एड बंद हो गया या फिर बैजू का एड नहीं आ रहा, यदि कर भी रहा तो कौन सा, एक साफ सुथरा आकाश का। क्योंकि एक होता है ना ब्रांड पे एक खराब इम्पैक्ट आना। तो आज ही उनके सीईओ भी चेंज हो गए। पहले वाले सीईओ रिटायर्ड हो गए, मतलब रिजाइन दे दिए थे। तो आज एक सीईओ चेंज हो गया। बंदा जिसे भी लाया गया उसको बोला गया भाई अब से तू ही संभालेगा जो भी है। देख रहा था कल वाला है क्या, ये वाला है, आज वाला ही है जो भी है। ऊपर से एक सिलसिले में ऐड था स्कैम पे, यू हैव वन लॉटरी क्लिक। उस पर देख एक पन्ना सारे बैंकों ने मिलके क्या किया, एडवर्टीजमेंट दिया। भाई उनकी भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सामाजिक दायित्व की। इन्वेस्टर को क्या करो, एजुकेट करो। तो पहला चैप्टर पूरा जो आगे पढ़ने वाले हो उसी का एक तरह से क्या था, सार था। सार मतलब जिस अभी फ्यूचर में आने वाले चैप्टर का क्या है, वो जिस्ट है, क्योंकि नाम ही इंट्रोडक्शन ना। आगे तुम्हें डिटेल मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ चीजें, वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ ऑडिटर का जनरल पार्ट था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट था, एरर फ्रॉड के बारे में कुछ डिस्कशन था, ये सब थोड़ा सा सही से पढ़ लो। क्योंकि पेपर जितना पढ़ के लिखोगे उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। इसीलिए इस हफ्ता तो अकाउंट्स का टेस्ट दो, अगले हफ्ता ऑडिट का टेस्ट लेंगे। लिखेगा ना तो थोड़ा क्लियर होगा भाई, क्लैरिटी आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम में जानता है, उस दिन लिखने का, एक लिखना छोड़ देने के कारण क्या है ना, चीटिंग छोड़ के और कोई रास्ता ही नहीं बचता, बिकॉज लिख ही नहीं सकता वो ना। एमसीक्यू के इस दौर में तो क्या हुआ, बंदे ने लिखने का आदत ही क्या किया है, खत्म। और इसीलिए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या कर रहे हैं लोग, लिखने का आदत बंद। आजकल स्कूल क्लास कॉलेज वाला कहानी नहीं, पहले इंसान तो अपना नोट्स भी क्या करता था। अभी नोट्स कौन बनाता आज की तारीख में, नोट्स कोई बनाता है नहीं। अब नोट्स बनाता नहीं है, पढ़ रहा है। और जब लिखने की बारी आती है तो दिमाग क्या है, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि देख करके क्या करो, लिखो। चलिए इतना थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ लो। एमसीक्यू बढ़िया मिला, एमसीक्यू देख के लाभ भी तो नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही तुमको पढ़ना होगा सही से। और एक बढ़िया बुक्स पढ़ो तब नंबर बढ़िया मिलेगा, नहीं तो ये पेपर नंबर गिरा देता बाबा। इस पेपर में 60 आ गया ना, मतलब एम सॉरी 40 उधर और उधर 20 होगा तो 60 आने का मतलब अगले का कम से कम थ्योरी व्यूरी का कमांड क्या है, बेटर है। प्रैक्टिकल में बढ़िया होता है, 60 लाना बहुत मुश्किल है भाई। 80 में 40 लाने में सर दर्द हो जाएगा। क्या चीज, ऑडिट में पता नहीं प्रॉब्लम का, वो जो कुछ रिव्यू तुमको बता दे, जब एग्जाम आता है ना, भाई क्या हालचाल, सब ठीक है सर, ऑडिट कुछ भी नहीं मालूम। नहीं नहीं, ज्यादातर का एग्जाम के डेट में यदि मैं पूछूं ना,